नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में योगी सरकार। सभी जिलों में कोचिंग संस्थानों समेत अस्पतालों और रेस्टोरेंट की जांच का महाअभियान। हर संस्थान में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। पंजाब सीएम की बढ़ी मुश्किलें। वायरल वीडियो मामले में फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने का खुलासा। गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आज होगी पेशी। मूसलाधार मानसूनी बारिश से मुंबई में जनजीवन पटरी से उतरा। मुंबई समेत रायगढ़, पालघर और सिंधुदुर्ग जिलों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी सीनेट से ईरान युद्ध रोकने का प्रस्ताव पारित। कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी बदला पाला। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल की धमाकेदार जीत। रोनाल्डो 6 संस्करणों में गोल करने वाले बने पहले फुटबॉलर। घाना ने इंग्लैंड को गोल रहित बराबरी पर रोका। क्रोएशिया ने दर्ज की पहली जीत। शुरुआत करते हैं खबर उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड की घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर सभी जिलों के कोचिंग संस्थानों में निरीक्षण का एक बड़ा महाअभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, अग्निशमन विभाग, प्राधिकरण और विद्युत सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने संयुक्त टीमें बनाकर कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों और नियमों की अनदेखी की जांच कर रहे हैं। इस राज्यव्यापी अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अब तक 100 से अधिक कोचिंग संस्थाओं के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की गई है। कानपुर के सबसे बड़े शैक्षणिक हब काकादेव में ही 30 से अधिक संस्थानों को सील कर दिया गया है, जहां भवनों के बेसमेंट की पार्किंग में अवैध रूप से बच्चों के क्लासरूम संचालित किए जा रहे थे और फायर एनओसी भी वैध नहीं पाई गई। वहीं प्रयागराज में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक 97 पंजीकृत संस्थानों में से केवल 15 के पास वैध एनओसी थी, जिसके बाद विकास प्राधिकरण ने सिविल लाइन स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग को सील कर दिया। इसी क्रम में गोरखपुर में सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट का फायर विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने भी आईं। भवन में आपातकालीन निकासी के लिए केवल एक सीढ़ी मिली, जबकि फायर अलार्म और अग्निशमन व्यवस्था भी मानकों के अनुरूप कार्य करती नहीं पाई गई। इस जांच में यह भी सामने आया कि कोचिंग सेंटर आवासीय भवन में संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में फायर विभाग द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को भी पत्र भेजा जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष राय ने बताया कि कई कोचिंग संस्थानों में आग से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। ऐसे संस्थानों के संचालकों को नोटिस जारी कर कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में सुधार नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये लखनऊ की घटना को देखते हुए जनपद गोरखपुर में सभी कोचिंग संस्थान, गेमिंग सेंटर और एनिमेशन सेंटर में निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें मेनली फोकस हो रहा है कि इसमें एग्जिट क्लियर हो ताकि सारे लोग सबसे पहले इजिली इवैक्यूएट हो जाएं। उसके बाद फायर सिस्टम को चेक किया जा रहा है कि फायर उसमें जो कमियां पाई जा रही हैं और इसके लिए कोचिंग संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि उसको अतिशीघ्र उसको जो है पूर्ण करें। मुरादाबाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। मुरादाबाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने संयुक्त रूप से जिले के सभी अस्पतालों
होटलों, कोचिंग सेंटरों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के संचालकों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने सभी को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा नियमों को कड़ाई से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने साफ शब्दों में चेताया कि जिले के हर संस्थान में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। यदि किसी भी संस्थान में नियमों की अनदेखी या कमी पाई गई तो उसके खिलाफ बेहद सख्त। और आइए सीधे रुख करते हैं भाजपा की प्रेस वार्ता का। मजेंद्र सिंह सिरसा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी जो श्री अकाल तख्त साहब के 5 सिंह साहिबानों के आदेश के बाद कि भगवंत मान को कोई सिख उसके साथ नाता नहीं रखेगा और उस सिख पंथ का दोखी और विरोधी बताकर अकाल तख्त साहिब से ये फरमान सुनाया गया। आज जो उसके बाद की घटनाक्रम घटे, जिस तरीके से सबसे पहले ये एक वीडियो आती है जिसमें भगवंत मान गुरु साहिबानों के पवित्र स्वरूप पर शराब के छींटे मार रहे हैं। ये बड़ा ही वीडियो आने के बाद पूरी दुनिया भर में सिखों के मन में रोष है, बड़ी पीड़ा है। कोई भी सिख किसी भी प्रकार की गुरु साहिबानों की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ये सारा घटनाक्रम सामने आया, 5 जनवरी 2026 को अकाल तख्त ने भगवंत मान को बुलाकर मौका दिया कि इस घटनाक्रम के पीछे क्या सच्चाई है। तब भगवंत मान ने साफ इनकार करते हुए कहा कि ये वीडियो AI जनरेटेड है, ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है, ये वीडियो सच्ची नहीं है। अकाल तख्त ने उनको मौका दिया कि आप 2 फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज जो भी आपको समझ में आती हैं उनके नाम हमें भिजवा दें, हम इस वीडियो की पूरी पड़ताल करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर के सिखों में मन में रोष है और बहुत पीड़ा है और दुनिया भर के सिख इस विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं। भगवंत मान जी ने इसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं की, तो अकाल तख्त साहिब ने अपने माध्यम से इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कराने के लिए फोरेंसिक की 2 लेबॉर्ट्री से जांच कराई, जिसकी जांच की रिपोर्ट 27 मई और 13 जून को आने के बाद ये कंक्लूड कर लिया गया, स्पष्ट हो गया कि ये वीडियो भी असली है, कोई AI जनरेटेड नहीं है। और इस वीडियो में जो दिख रहे हैं भगवंत मान, जो उन्होंने पाप किया है वो ना माफ करने योग्य है। इसके पश्चात अकाल तख्त साहिब ने 15 जून 2026 को भगवंत मान को गुरु दोखी और खालसा पंथ का विरोधी बताते हुए सिख कौम से निष्कासित कर दिया और सारे दुनिया भर के सिखों को आदेश दिया कि अकाल तख्त के आदेश अनुसार इससे कोई सिख नाता नहीं रखेगा। इसके विरुद्ध बजाय इसके कि अकाल तख्त साहिब के इस फरमान के लिए वो अपने पापों का पश्चाताप करते, या आम आदमी पार्टी केजरीवाल इस पश्चाताप के लिए कोई बातचीत आगे करते, उन्होंने इसके विपरीत उनके एक मिनिस्टर हरपाल चीमा जी ने 18 जून 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये वीडियो नकली है, हमने 1191 फ्रेम का रेफरेंस करा लिया, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ गई है, ये सब कुछ नकली है, ये वीडियो तो AI वाली नहीं है, लेकिन ये जो बीच में भगवंत मान है और ये सब कुछ नकली है। जैसे ये घटनाक्रम की जानकारी मीडिया सत्रों में पहुंची तो तुरंत पंजाब की लीडरशिप पता करने लगी, तो पता चला कि स्वपन शर्मा जो कमिश्नर लुधियाना है वो गुड़गांव में घूम रहे थे कल। इसकी जानकारी जैसे ही पता चली तो खोज खबर शुरू हुई और संत में निकलते 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 सच क्या निकल के आया कि भगवंत मान के ब्लू आइड बॉय स्वपन शर्मा ने इस वीडियो को जशनदीप सिंह SP के साथ मिलकर गुड़गांव के एक हरियाणा के एक जसप्रीत सिंह के माध्यम से गुड़गांव की एक फोरेंसिक लैब के लिए गुड़गांव के होटल में मीटिंग करी।
इस मीटिंग की, पहले तो मैं आपको इस मीटिंग की वीडियो दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा एक बार इस मीटिंग की वीडियो जरा आप इसको स्क्रीन पे दिखाएं। आपको पहले पता लगे जशनदीप और स्वपनदीप शर्मा कमिश्नर लुधियाना इस होटल में बैठकर पैसे का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो फोरेंसिक लेबोरेटरी बता रहे थे, ये इन लोगों ने आम आदमी पार्टी के काले धन और रिश्वत के धन के दम जोर पर ये फोरेंसिक की रिपोर्ट बनाने के लिए लुधियाना की वीडियो आप देख रहे हैं, जिसमें ये जो नीली शर्ट में है ये एसपी, माफ करना, ये कमिश्नर लुधियाना है और साथ में उनके साथ एसपी जशनदीप सिंह, जो कि होटल के अंदर रुके थे और उस होटल के कमरे के अंदर ये सारी डील हुई। इसके जसप्रीत सिंह, जिसने ये सारी डील कराई थी, ये जब जानकारी पुलिस तक पहुंची और वो कंप्लेंटेंट जसजीत सिंह पहुंचा, उसको पता चला कि मेरी वीडियो एक्सपोज हो गई है, वो अपनी जान मार के बचाने के लिए कि अब मुझे ही मेरा इनकाउंटर ना कर दें, ये जानकारी जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जसप्रीत सिंह के बयानों के ऊपर अंकित, जो दिल्ली से, और अरुण पंचकूला से है, जिन्होंने ये फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराई थी, उनको अरेस्ट किया। फोरेंसिक रिपोर्ट जब तैयार कराई जा रही थी तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं कैसे एसपी जशनदीप इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप ये लिख दो, ये पैरा हटा दो, इसको हाईलाइट करके लिख दो कि भगवंत मान नहीं है। मैं चाहता हूं स्क्रीनशॉट दिखाएं। ये वो स्क्रीनशॉट है जो एसपी जशनदीप ने दिए, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जल्दी भेजो, 2 लास्ट पॉइंट का और कंक्लूजन वाले में लिख दो, और लिख दिया एडिटिंग करवा दी है, स्टेटमेंट करवा दी है और उसको हाईलाइट कर दिया है। अगला स्क्रीनशॉट दिखाना। आप इसमें देखें कैसे जशनदीप उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपने क्या करना है। उन्होंने लिखा है, डन द करेक्टर इन द वीडियो मैच की फोटोग्राफ और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान डाउनलोडेड फ्रॉम पब्लिक अवेलेबल। ये लिख दो कि हमने करेक्टर मैच कर लिया है, जो भगवंत मान की डाउनलोड की पब्लिक अवेलेबल इमेजेस है इंटरनेट पे, उनके माध्यम से इन्हों इस तरह कोट कर दो एंड देन डिनाई। इस तरह कोट करने के बाद डिनाई कर दो कि ये भगवंत मान नहीं है, ये नकली भगवंत मान है, और ये करके सेंड करो, जल्दी सेंड करो। ये सारा कुक्रम आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, जो कट्टर ईमानदार बताते हैं, जिनकी कट्टर की ईमानदारी आप देख सकते हैं कि किस तरह रिश्वत के पैसे से श्री अकाल तख्त साहिब में जो मसला उनके प्रति पड़ा हुआ है, जिस पे अकाल तख्त साहब ने फैसला लिया, सिख, दुनिया भर के सिखों की मान, उनके भावना के अनुकूल, उनकी पीड़ा को देखते हुए आप कल्पना करिए कि एक ऐसा पाप करने वाले लोग आज इस सिस्टम में नास्तिक हैं, जो श्री अकाल तख्त साहिब और सिखों की भावना को दरकिनार करते हुए, ठेंगा दिखाते हुए, अपने धन बल के ऊपर नकली फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करते हैं। और उस फोरेंसिक रिपोर्ट को पेश कराने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब पुलिस की वीडियो आपको दिखाई, पंजाब पुलिस किस तरह से एसपी और कमिश्नर पहुंचते हैं, और उसके बाद में अभी आपको यह भी दिखाता हूं कि किस तरह से जिस लड़के से ये वीडियो बनवाई गई, जब उसको ये पता चला कि मसला ये बन गया है, वो पुलिस तक जाता है और अपनी जान की माफी मांग, सुरक्षा के लिए किस तरह से इस लड़के ने बनाई। मैं इसका भी आप जरा बयान जरूर सुने, 1 मिनट का। किसी सरकारी अफसर की मदद करेगी। अब मुझे पंजाब में से खतरा महसूस हो रहा है और मेरे घर वालों को भी खतरा महसूस होने की लगी। बात ये हुई कि 15 जून को 2026 को मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आई, अननोन नंबर के बाद मैंने फ़ोन पाया तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मैं एसपी जशनदीप बोल रहा हूँ और आप फॉरेंसिक से बोल रहे हैं। मैं फॉरेंसिक से एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, और
भेजिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजिए, इसके डॉक्यूमेंट। तो आपने सुना, ये बता रहे हैं कि किस तरह से मेरे को गुड़गांव बुलाया गया, व्हाट्सएप पे कॉल करके एसपी जशनदीप आए, उन्होंने मुझे कहा बड़े साहब से मिलवाना। बड़े साहब को मिलवाने के लिए होटल ले गए, हम आपको वीडियो दे देंगे अभी। होटल ले गए, होटल के कमरे में ले गए। होटल के कमरे के अंदर स्वपनदीप, जिनको उन्होंने कमिश्नर के रूप में इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि आपको ये काम करना है, उसके एवज में 10 लाख रुपया भी दिया। अब सवाल ये है कि 15 तारीख को आपने बताया, वो लड़का बता रहा है कि 15 जून को मेरे को फोन आता है और मैं रात को गुड़गांव पहुंचता हूं। 16 तारीख को सुबह 10 लाख रुपया दिया जाता है। सारा एक दिन के अंदर 1191 फ्रेम की वीडियो की ये दिखाया गया कि हमने इसकी सारी जांच करा ली है। और जिनसे जांच कराई वो कह रहे हैं कि ना तो हम फोरेंसिक का हमारे पास वीडियो का था, हम तो डॉक्यूमेंट फोरेंसिक थे। उन्होंने कहा कि हमें पैसे दिए और हमसे ये काम करवाया, और एविडेंस के तौर पर स्क्रीनशॉट भी आपके सामने और वीडियो भी आपके सामने। आप सोचिए, आज पंजाब के अंदर जिस तरह मुगलों के राज के दौरान जिस मानसिकता के साथ पाप किया जाता था, मस्सा रंगड़ जैसा आदमी जिसने इन्हें बड़ा पाप किया, और इसी तरह गुरु साहिबानों के प्रति अपशब्द और शराब का इसी तरह से ये पाप किए गए, उसी रूप में आकर आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनके साथी दुनिया भर में बसे सिखों को चैलेंज करते हुए हम तो ये पाप भी करेंगे, पैसे के दम पर नकली रिपोर्टें बनाकर अकाल तख्त को चैलेंज करें, और फिर सब लोगों ने, आम आदमी पार्टी के सारे ही लोगों से वीडियो डलवाई गई अकाल तख्त के खिलाफ। अकाल तख्त के मान मर्यादा को तार तार किया गया, अकाल तख्त की सर्वोच्चता को खत्म करने का पाप किया गया। आज सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो बेअदबी कानून पंजाब की विधानसभा में पास हुए, आज उनका लिटमस टेस्ट है। क्या उन्हीं बेअदबी कानूनों के ऊपर पंजाब पुलिस भगवंत मान को मुकदमा दर्ज करके, रजिस्टर करके, क्या उसको मुकदमा दर्ज अरेस्ट करती है? क्या भगवंत मान ये सब कुछ सामने आने के बाद पंजाब पुलिस, अरविंद केजरीवाल अभी भी मुंह में फेविकॉल डालकर बैठे रहेंगे? दुनिया भर के सिख आज पूछ रहे हैं, सिख जथेबंदियां बार बार सवाल कर रही हैं। ये सब कुछ सच्चाई आने के बाद जैसे सांप सूंघ जाता है, भगवंत मान भी चुप करके बैठ गए, अरविंद केजरीवाल भी दुम दबाकर बैठ गए, और इस फोरेंसिक रिपोर्ट देने वालों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज के अरेस्ट किया गया है, आज उसके ऊपर कुछ बोलने के लायक उन्हें बचा नहीं। आज बहुत बड़ा, इससे पहले बेअदबियों की जब घटना घटी, इस पाप के सजा सबको मिली। हमें विश्वास है जिस तरीके से इतना बड़ा पाप किया गया है, और इस पाप को पैसे के दम पर, पुलिस के दम पर दबाने की कोशिश की गई है, चैलेंज किया गया सिख अथॉरिटीज को, सिखों की मर्यादा को चैलेंज किया गया, सिखों की भावनाओं को चैलेंज किया गया, सिख गुरु साहिबानों की बेअदबी करने के बावजूद बजाय कि पश्चाताप की भावना कहीं दिखाई दे, चैलेंज किया गया। ये सारी चीजें आज पंजाब पुलिस के सामने और अरविंद केजरीवाल जी के सामने हैं कि सवाल आज ये है बड़ा कि जिस कानून को आपने बनाया, जिस कानून की आपने वाहवाही की बात कही, क्या अब उस कानून के तहत पहला मुकदमा भगवंत मान पे दर्ज क्यों नहीं अब तक हुआ? कब उस पे मुकदमा दर्ज होगा? कब भगवंत मान को इस केस के अंदर में अरेस्ट किया जाएगा? कब उस एसएसपी को, जशनदीप एसपी को, और कब कमिश्नर को अरेस्ट किया जाएगा जिन्होंने गुरु साहिबानों की बेअदबी के ऊपर पर्दा डालने के लिए ये पाप कुकर्म करने का किया है, जिसकी कोई भी कहीं भी माफीनामा नहीं हो सकता। इसलिए आज हमें बड़ी पीड़ा के साथ ये बोलना पड़ रहा है, कानून सबके लिए बराबर है। गुड़गांव पुलिस ने जो काम किया, इसके लिए तुरंत उन्होंने सबको ढूंढकर और सारा दूध का दूध और पानी का पानी सामने करके रख दिया। मेरा मानना है आज देश और दुनिया देख रही है किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये पाप को छुपाना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जरूर अभी पंजाब पुलिस इस केस के ऊपर
जांच करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तुरंत भगवंत मान को अरेस्ट करेगी। अरविंद केजरीवाल अपना मुंह खोलेंगे और जरूर बोलेंगे। जो गुरुओं की बात करते हैं, आज ये पाप के सामने उनका मुंह क्यों नहीं खुल रहा? आज पूरी दुनिया भर के लोग उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। धन्यवाद। तो भाजपा का बड़ा निशाना यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर, जिनके कथित वायरल वीडियो से जुड़े अब नए खुलासे सामने हो रहे हैं। 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और इस वीडियो विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां पर किस तरह से ये पूरे वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई, फर्जी दस्तावेज बनाए गए, फर्जी रिपोर्ट्स बनाई गई, इस पर गिरफ्तारियां हुई हैं। व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज, तमाम तरह की जो भी डिजिटल फुटप्रिंट्स है अब साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े इस वायरल वीडियो विवाद में अब एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है और साफ तौर पर भगवंत मान पूरी तरह से घिरते हुए सामने आ रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है। पंजाब के CM भगवंत मान से जुड़े वायरल वीडियो विवाद में कार्रवाई पर गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ चल रही है। जांच में जो भी और जानकारी सामने आएगी उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ चर्चा और पुष्टि की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें अंकित नाम का बंदा है। अंकित जो कि NIA में साइबर एक्सपर्ट है, ये एडोक पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है। देखो 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं। गिरफ्तार इनको हमने गुड़गांव से किया है। अभी तो इनको हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है, अभी गिरफ्तारी भी करी जाएगी। बड़े साहब का जिक्र है, कौन है बड़े साहब वो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज आएगी, सामने रिवील होगी तो उस पे भी उसके बड़े साहब को भी जो भी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ विरोध के स्वर भी तेज होते दिखाई दे रहे हैं। 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेश के बाद बठिंडा जिले के कई गांवों में मुख्यमंत्री के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। गांव मंडी कलां सहित विभिन्न स्थानों पर गुरुद्वारों के बाहर लगाए गए इन पोस्टरों में सिख संगत से मुख्यमंत्री भगवंत मान का बहिष्कार करने की अपील की गई। वहीं कई गांवों में मुख्यमंत्री के फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर फाड़े जाने की भी खबरें हैं। बताया जा रहा है कि ये पोस्टर शिरोमणि अकाली दल की ओर से लगाए गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। तो गुरुद्वारों के बाहर लगे भगवंत मान के खिलाफ पोस्टर। हमारे साथ गुरमीत इस वक्त जालंधर से जुड़ चुके हैं। गुरमीत, सबसे पहला सवाल ये जो पूरा मामला है वायरल वीडियो का और इससे जुड़ा कथित फर्जी वाड़े का कि इसमें गलत रिपोर्ट बनाई गई, इसकी उसको किस तरह से इस वक्त, और इसमें भगवंत मान के साथ साथ पंजाब के सरकारी अधिकारियों का नाम भी सामने आ रहा है। क्या है पूरा मामला और इस वक्त कहां तक पहुंची है जांच? देखिए, इस मामले में जो है शुरू से तकरीबन आप 15 जून की बात करें, 15 जून को जब श्री अकाल तख्त साहब का फैसला आया था उसके बाद से शाम को ही हलचल शुरू हो जाती है और भगवंत मान के खिलाफ जो पॉलिटिकल अटैक है वो पंजाब में शुरू हो जाता है। और उसके बाद ही ये सारा जो फॉरेंसिक रिपोर्ट लेने का ये जो मामला ही शुरू होता है।
और ये जो स्पेसिफिक ये जो एफआईआर रजिस्टर हुई है गुरुग्राम में, इसके मुताबिक 15 तारीख को ही जसप्रीत सिंह जस्सी नाम के शख्स से पंजाब पुलिस के एक एसपी के द्वारा जशनदीप सिंह जिनका नाम है जो साइबर सेल में तैनात है, वो व्हाट्सएप कॉल पर बात करते हैं और कहते हैं कि हमें एक फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए, एक लैब रिपोर्ट चाहिए। वो व्यक्ति कहता है ठीक है, उसे लगा कि एक नॉर्मल सी बात है। अब उसके बाद वो कहता है सर बताइए किस चीज की रिपोर्ट चाहिए, तो कहते हैं एक वीडियो है वो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री कथित वीडियो है जो वायरल हो रही है। तो ये व्यक्ति हाँ कह देता है क्योंकि इससे शुरुआत में वादा यही किया गया था कि आपकी जो रिपोर्ट है वो हमें सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए चाहिए, ना तो हम उसका कहीं मीडिया में इस्तेमाल करेंगे, ना ही उसे कहीं पब्लिक में दिखाएंगे। ये व्यक्ति तैयार होता, पर ये कहता है कि ना तो मैं वीडियो और ना ही ऑडियो का एक्सपर्ट हूं, तो इसके लिए एक व्यक्ति दूसरा चाहिए होगा। तो एसपी साहब कथित तौर पर इस व्यक्ति को जसप्रीत सिंह को कहते हैं कि आपको ही वो दूसरा शख्स ढूंढना पड़ेगा जो कि इस काम को करेगा। फिर फाइनली अरुण महेंद्रू से बातचीत होती है, उसके बाद अंकित से बातचीत होती है जो कि 2 अलग अलग लैब को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों को ये टास्क किया जाता है। अब जो ये बिल्कुल, और गुरमीत यहाँ पर साफ तौर पर जो विपक्ष है वो बहुत ज्यादा हमलावर है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से तमाम साक्ष्य जो है वो यहाँ पर पब्लिक डोमेन में रखे गए हैं। अभी भाजपा की ओर से बेहद आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एफआईआर की मांग की गई है कि इस पूरे मामले की और गहन जांच हो, और ऐसे में भगवंत मान के ऊपर एफआईआर का और सख्त जांच का खतरा भी मंडराता हुआ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल खतरा मंडराता नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर दबाव लगातार बन रहा है। लगातार बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो एक बड़ा दबाव है, वहां पर एक फैक्ट रखे गए और खास वीडियो जो है मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया के सामने रखी है। व्हाट्सएप चैट जो है वो रखी गई है कि उसमें जो जशनदीप सिंह जो एसपी हैं वो कथित तौर पर व्हाट्सएप में उन्हें बार बार निर्देश दे रहे हैं कि हमें इस तरह की, क्योंकि इस रिपोर्ट में जो ओपिनियन बनाई गई थी वो ओपिनियन को भी बाद में बदलवाया गया। तो ये 2 लैब रिपोर्ट्स हैं, उसकी ओपिनियन को कथित तौर पर जसप्रीत सिंह के मुताबिक बदलवाया गया। और तीसरी अहम बात इसमें यह है कि यहाँ पर फिलहाल जो पंजाब सरकार है उसने बेअदबी का एक नया कानून बनाया था और उसको लेकर भी काफी हो हल्ला पंजाब में हो रहा था कि चुनाव से पहले ही बेअदबी का कानून क्यों बनाया गया, और श्री अकाल तख्त साहब ने उसका भी नोटिस लिया था। मगर अब आप देखिए कि फिलहाल सिचुएशन ये बनती नजर आ रही है कि सभी की सभी सियासी पार्टियां पंजाब में जब ये मामला निकलकर सामने आया है तो वो मांग कर रही हैं कि भगवंत मान के खिलाफ बेअदबी का मामला रजिस्टर हो, क्योंकि यहाँ बिल्कुल में सिख गुरुओं का जो है अपमान करते कथित तौर पर नजर आ रहा है वो शख्स जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज का ये आरोप है और श्री अकाल तख्त साहिब के द्वारा ये फैसला दिया गया है कि इसमें जो शख्स दिखाई दे रहा है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ही है। हालांकि पंजाब सरकार ने 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा पंजाब में आप से मौजूद थे, उसमें ही कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे क्योंकि मीडिया ने पूछा था कि ये जो आप लैब रिपोर्ट जो 2 दिखा रहे हैं ये लैब रिपोर्ट कौन सी लैब्स की हैं, तो सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ये बताया गया कि हम डीजीपी को ये मामला रेफर कर रहे हैं और डीजीपी आगे जांच करेंगे, हम ये जो है पब्लिक नहीं कर सकते, पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते। लेकिन अब वो साक्ष्य तो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, कैसे वो रिपोर्ट बनी, किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ, वो पैसे कहाँ गए, ये सब साक्ष्य पब्लिक डोमेन में आ गए हैं। ऐसे में आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? और जिस तरह से भगवंत मान के खिलाफ वहां के गाँव में भी अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं, जो पोस्टर वॉर हम देख रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, कहाँ जाती नजर आ रही है ये पूरी तस्वीरें? देखिए जया, इसमें 2 लीगल एंगल है और लीगल एंगल में सीधे तौर पर देखिए जब भी कोई जांच होती है और कोई भी एजेंसी, चाहे वो पुलिस करे चाहे कोई सेंट्रल एजेंसी करे, तो उसमें मेन कॉन्स्पिरेटर को तलाशा जाता है। इसमें भी शुरुआत में अंकित और अरुण महेंद्रू की गिरफ्तारी हुई है, पंजाब पुलिस के अधिकारियों का नाम आ रहा है, तो वो भी कॉन्स्पिरेटर की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। मगर मेन कॉन्स्पिरेटर कौन है, किसके द्वारा ये पैसा दिया गया, किसके द्वारा निर्देश दिया गया, उसको खोजने की कोशिश करेगी गुरुग्राम पुलिस। और इसमें माना जा रहा है कि पॉलिटिकल जो हायर अप हैं उनके साथ इस पूरे मामले तार जुड़ सकते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरा, जिस तरह से आपने बताया कि पंजाब के गांव में बठिंडा में कई जगह देखा गया कि पंजाब के गांव में भगवंत मान के खिलाफ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब का हुक्मनामा हो या फिर कोई फैसला हो तो उसकी जो है बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है सिख संगत उसकी पैरवी करती है और उसको माना जाता है कंपल्सरी तौर पर। तो ऐसे बठिंडा से शुरुआत हुई और पंजाब की अलग अलग जगहों पर यह तस्वीर देखी जा रही है जहां पर अलग अलग गांव में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसमें
कहा जा रहा है कि भगवंत मान को मुंह ना लगाया जाए, यानी कि एक तरह से उनका बहिष्कार किया जा रहा है। इसके साथ ही जो भगवंत मान के जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके अलग अलग पोस्टर चीफ मिनिस्टर के तौर पर अलग अलग योजनाओं को लेकर लगे हुए हैं। कई जगह पर यह भी देखा गया है कि उन पोस्टर्स को लोगों ने फाड़ा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सड़कों पर उतरे हैं, उनके द्वारा पोस्टर फाड़े गए हैं। तो फिलहाल जो शुरुआत में अभी आप लगाइए कि इस पूरे विवाद को लेकर 8-9 दिन ही हुए हैं, पर 8-9 दिन में पंजाब की सियासत में एक तरह से भूचाल आ गया है। एक तरफ लीगल तौर पर जो है पंजाब सरकार फंसती नजर आ रही है, दूसरा जो है वो धार्मिक तौर पर जमीनी स्तर पर एक बड़ा दबाव, एक बड़ा प्रेशर जो है पंजाब सरकार पर, पंजाबी मुख्यमंत्री पर क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 18 तारीख को जो पंजाब सरकार ने अपना तर्क रखा था, उसके बाद जितनी भी चीजें निकलकर सामने आई, सुखपाल सिंह खैरा विधायक हैं कांग्रेस के, उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए, विक्रम सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, सुखबीर सिंह बादल शिरोमणि, बिल्कुल। तो यहाँ पर विवादित वीडियो मामले में पूरी तरह से घिरते हुए साफ तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के। यहाँ पर पंजाब में जिसकी सियासत में एक बार फिर काफी हलचल साफ तौर पर नजर आ रही है इस फर्जी वीडियो कांड के बाद। रुक करेंगे मुंबई का, जहां बारिश का दौर जारी है और लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। निचले इलाकों में गंभीर जल भराव हो गया और अंधेरी का एक सबवे अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक है और रेलवे सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून भारत में प्रवेश कर चुका है और आने वाले दिनों में मॉनसून झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने विदेश दौरे के दूसरे चरण में दक्षिण कोरिया पहुंचे। अपनी इस 2 दिवसीय यात्रा पर विदेश मंत्री दक्षिण कोरिया के अपने समकक्ष चो ह्यून से मिलेंगे। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में भी शामिल होंगे, जहां वो मुख्य भाषण देंगे। और ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों और भारत से ईरान जाने वाले यात्रियों के लिए एक संशोधित एडवाइजरी जारी की है, जिसमें दूतावास ने अगले नोटिस तक भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी ईरान यात्रा न करने की सलाह दी है। किसी भी कारण से यात्रा टालना संभव न हो तो जरूरी एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। सावधानी बरतने, हर समय सतर्क रहने और हालात पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। साथ ही ईरान में रह रहे भारतीयों और भारत से ईरान जा रहे यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द तेहरान में भारतीय दूतावास के पास अपनी जानकारी रजिस्टर कराएं। हर जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रखने के लिए कहा गया है। ईरान में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पश्चिम खाड़ी क्षेत्र में भारतीय जहाजों की आवाजाही और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते के बाद भारत के लिए रवाना हुए 11 जहाज अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। इन 11 जहाजों में से 3 भारतीय क्रूड ऑयल टैंकर हैं, जो लगभग 2,85,000 मैट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इसके अलावा अन्य जहाजों में एक विदेशी ध्वज वाला एलपीजी टैंकर, एक विदेशी क्रूड ऑयल टैंकर और 6 विदेशी बल्क कैरियर शामिल हैं, जो बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर लेकर भारत पहुंच रहे हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 10 भारतीय जहाज अभी भी पश्चिम खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारी नजरें उन पर बनी हुई हैं। We have 10 Indian flagged vessels which are still in the Persian Gulf region. These are those who were stuck when the conflict began. But in addition to these 10, we have 2 Indian ships which have crossed from this side into Persian Gulf. So, which means that traffic is going back and forth. Since the signing of the MOU on 17th of June, 11 India-bound vessels have transited through the Strait of Hormuz. The vessels include 3 India-flagged crude oil tankers,
each carrying 285,000 metric tons of crude oil, one foreign flagged LPG carrier, one foreign flagged crude oil tanker, and 6 foreign flagged bulk carriers carrying fertilizer cargo. भारत सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे कुछ भ्रामक और निराधार दावों को लेकर स्पष्ट किया है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और सरकार द्वारा इसकी बारीकी से निगरानी की जाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक दावे और पुरानी तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य जनता को भ्रमित और गुमराह करना प्रतीत होता है। ये भी देखा गया है कि सनसनीखेज प्रचार के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करने और एथेनॉल मिश्रित ईंधन के बारे में अनावश्यक चिंताएं पैदा करने के प्रयास में पुरानी तस्वीरें और वीडियो दोबारा प्रसारित किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि भारत में एथेनॉल मिश्रण सख्त ईंधन गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है और उपयोग से पहले इसका कड़ा परीक्षण किया जाता है। उच्च स्तर के मिश्रण को लागू करने का निर्णय व्यापक तकनीकी मूल्यांकन और ऑटोमोबाइल निर्माताओं तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया गया है। ये उल्लेखनीय है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने कच्चे तेल के आयात में कमी लाकर देश को 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद की है। इस कार्यक्रम ने एथेनॉल उत्पादन में उपयोग होने वाले कृषि कच्चे माल की निरंतर मांग भी पैदा की है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट के जरिए महारानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपनी पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, न्यायप्रिय शासिका और नारी शक्ति की प्रतीक गोंडवाना साम्राज्य की महारानी दुर्गावती जी ने स्वराज्य और स्व संस्कृति की रक्षा के लिए मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। शासन को जन केंद्रित बनाकर समाज हित में अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं और तालाबों का निर्माण कराने वाली रानी दुर्गावती जी सुशासन और सेवा की अमर प्रेरणा है। रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर उन्हें सादर नमन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मुद्दे पर अमेरिकी संसद से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का निर्देश देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया। सीनेट में यह प्रस्ताव 50 के मुकाबले 48 मतों से पारित हुआ। इससे पहले इसी महीने इस प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा से भी मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 1973 में युद्ध शक्तियां अधिनियम लागू होने के बाद ये पहला अवसर है जब अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया है। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध को लेकर अब राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी में भी चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। मतदान के दौरान 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सदस्यों का साथ दिया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मतदान का महत्वहीन बताते हुए कहा कि प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए नहीं जाता, इसलिए इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता को लेकर अंतिम फैसला अदालतों में हो सकता है। और आइए अब देखते हैं खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फुटबॉल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 41 वर्षीय रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल दागे और पुर्तगाल को 5-0 की बड़ी जीत दिलाई। इसी के साथ वे 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मैच के 6ठे मिनट में जोआओ
कैंसिलो के फ्रांस के क्रॉस पर रोनाल्डो ने शानदार हाफ वॉली के जरिए गोल कर इतिहास रच दिया। इसी के साथ वो विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए। 17वें मिनट में नूनो मेंडेस ने शानदार फ्री किक से टीम को बढ़त दुगनी कर दी। इसके बाद 39वें मिनट में ब्रूनो फर्नांडिस के बेहतरीन पास पर रोनाल्डो ने अपना दूसरा गोल दागकर स्कोर 3-0 कर दिया। दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान के गोलकीपर अब्दुवोहिद नेमातोव के आत्मघाती गोल और स्थानापन्न खिलाड़ी राफेल लियाओ के शानदार गोल ने पुर्तगाल की जीत को 5-0 तक पहुंचा दिया। तो 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने रोनाल्डो। जी हां, 41 साल के रोनाल्डो ने कमाल कर दिखाया है। कुल 24 वर्ल्ड कप मैच, कुल 10 गोल और लगातार 6 वर्ल्ड कप संस्करणों में भागीदारी। 41 साल के रोनाल्डो ने फिर दिखाया अपना दम और 10 गोल करने में पाई सफलता। रोनाल्डो का फीवर लगातार जारी है। लगातार 6 वर्ल्ड कप में वो हिस्सा ले चुके हैं और इस उम्र में भी उनकी ऊर्जा का कोई जवाब नहीं। 6 विश्व कप में गोल करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। 2018 में सबसे सफल टूर्नामेंट उनका रहा, जब उन्होंने 4 मैचों में 4 गोल दागे। विश्व कप में रोनाल्डो के रिकॉर्ड पर अगर हम नजर डालें तो वो भी बेहद उल्लेखनीय है। विश्व कप में रोनाल्डो 2006 6 मैच 1 गोल, 2010 4 मैच 1 गोल, 2014 में 3 मैच में 1 गोल हो पाया, 2018 में 4 मैच 4 गोल यानी कि शानदार एवरेज, 2022 में 5 मैच 1 गोल और 2026 में 2 मैच 2 गोल। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को घाना के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। क्रोएशिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंड की टीम इस बार अपने खेल की वही धार नहीं दिखा सकी और मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इंग्लिश टीम इस मुकाबले में जीत हासिल कर अंतिम 32 में जगह पक्का करना चाहती है, लेकिन घाना की मजबूत रक्षा पंक्ति और अनुशासित खेल ने उनकी राह रोक दी। इंग्लैंड को मैच में पहला शॉट लक्ष्य पर लगाने के लिए 57 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। वहीं घाना ने कई मौकों पर तेज काउंटर अटैक से इंग्लिश डिफेंस को परेशान कर दिया। ड्रॉ के बावजूद इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर बना हुआ है, लेकिन नॉकआउट चरण में जगह सुनिश्चित करने के लिए उसे अब अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में पनामा के खिलाफ सकारात्मक परिणाम हासिल करना होगा। फीफा विश्व में कप में क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 32 में पहुंचने की अपनी उम्मीदें जीवित रखी हैं। पहले हाफ में दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ। पनामा ने अपनी तेज आक्रमण पंक्ति से 2018 विश्व कप उपविजेता क्रोएशिया के रक्षा पंक्ति को कई बार परेशान किया। दूसरे हाफ की शुरुआत में सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर उतरे एंटे वुदिमीर ने जोसेफ स्टैनिसिक के निचले क्रॉस पर शानदार फिनिश करते हुए मैच का एकमात्र गोल दाग दिया। ये जीत क्रोएशिया के कप्तान लूका मॉड्रिच के लिए भी खास रही, क्योंकि उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 200वां मैच खेला। अब क्रोएशिया का मुकाबला शनिवार को घाना से होगा। अगर टीम इस मुकाबले को जीतने में सफल रहती है तो वो नॉकआउट दौर में जगह पक्की कर लेगी। दूसरी ओर पनामा लगातार दूसरी हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। तो जीत के साथ क्रोएशिया ने अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। क्रोएशिया की पहली जीत और अगले दौर में उसकी पहुंचने की उम्मीदें अब बनी हुई हैं। और आइए सीधे रुक करते हैं गौरव का। गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, आई एम बैक। लगातार कैमरे पर रोनाल्डो ने ये बोला और एक बार फिर फैंस का जो पागलपन है, जो दीवानियत है, वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। सबसे पहले बात तो रोनाल्डो की ही, किस तरह से एक बार वो फिर अपने कमबैक करते हुए और पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल जय, अगर उस मैच को उठा करके देखें जो उज़्बेकिस्तान के खिलाफ मैच खेला गया, उस मैच में एक एक पल अगर आप उसको काउंट करके देखें तो जिस तरह से रोनाल्डो का जो रिएक्शन था, जो हर बार जो भी गोल हुए हैं उसके बाद जिस तरह का उन्होंने रिएक्शन दिया है, वो इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा इशारा कर रहा है कि किस तरह से वो पूरी जो परिस्थितियाँ थी जो इस तरह से बनी, जो उनके जो एक तरह से कहना चाहिए कि जिस तरह से मेसी जब गोल कर रहे थे, अर्लिंग हालांड गोल कर रहे थे, किलियन एम्बापे गोल कर रहे थे और तमाम जो बड़े खिलाड़ी हैं वो अपनी टीमों के लिए गोल करके अपनी टीम को जीत दिला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब रोनाल्डो जो है वो कांगो के खिलाफ ना तो गोल कर पाए और ना ही टीम को अपनी जीत दिला पाए, तो एक तरह का जो इनके ऊपर जो एक प्रेशर क्रिएट किया गया था, उसका जो एक पूरा रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी दिखाई दे रहा था और उसको उन्होंने कहीं ना कहीं साफ तौर पे मैच में जब खत्म हुआ तो उसको अपने इन शब्दों के साथ उन्होंने सामने रखा कि आई एम बैक। तो ये एक दिखाता है कि वो सारी चीज़ों को काउंट कर रहे थे और ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरफ ही ले जाता है, क्योंकि अगर इस 41 साल की उनकी उम्र है, इस उम्र में पे आकर के अगर वो उनसे ये उम्मीद की जा रही है और मैसी से ये उम्मीद की जा रही है कि वो अपनी टीमों को जो है वो वर्ल्ड कप का विजेता बनाए और उनसे वही परफॉर्मेंस की लगातार उम्मीद की जाती रही है, तो ये जो एक हेल्दी कंपटीशन की जो रेस है वो आने वाले समय में अब जैसे वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा और नॉकआउट्स के जो मुकाबले शुरू होंगे वहाँ पे और भी ज़्यादा रोमांच जो है वो पैदा करती रहेगी। तो फुटबॉल फैंस के लिए तो ये एक कहना चाहिए कि बहुत एक बेहतरीन ये एक मौका है जहाँ पे वो मैसी को भी गोल करते हुए देख पा रहे हैं, रोनाल्डो को भी गोल करते हुए देख पा रहे हैं और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं, खासतौर से अगर रोनाल्डो की बात करें तो जो टीम उनके खिलाफ थी उज़्बेकिस्तान, तो उसके बहुत अगर उस टीम की बात करें तो उस टीम के जो अधिकांश खिलाड़ी थे उनमें से कई खिलाड़ियों ने तो रोनाल्डो का खेल देख देख के खुद के अपने खेल को एक नया आयाम देने की कोशिश की है। बहुत सारे खिलाड़ी उसमें से रोनाल्डो को जो है वो अपना आदर्श भी मानते हैं। ऐसे में उज़्बेकिस्तान की टीम के लिए भी ये काफ़ी बड़ा मौका था कि जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, जिनको वो अपना कहना चाहिए कि जिनका खेल देख देख कर वो अपने खेल को खेल में वो गुण जो है वो लेके आना चाहते हैं, तो जब ऐसा खिलाड़ी उनके सामने था और उसके साथ उनको खेलने का मौका मिल रहा था तो उज़्बेकिस्तान की टीम भले ही 5-0 से हारी है लेकिन उन्हें भी काफी कुछ जो है वो एक सीखने को मिला है। बिल्कुल, एक स्टार के साथ, एक लेजेंड के साथ वो मैदान में थे, यकीनन। पुर्तगाल टीम की बात करें तो कल एक टीम यूनिट के तौर पे नजर आई है, जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो मूव्स बने और रोनाल्डो ने जो गोल किया उसमें भी जिस तरह से जो कैंसेलो ने जो मूव बना करके उनको दिया, पास दिया, उस पर वो गोल करने में कामयाब हुए। उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस ने उनका सहयोग किया जिसके मदद से उन्होंने दूसरा गोल किया। तो और इसके अलावा जो है जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी आगे आए और उन्होंने भी भरपूर सहयोग दिया। पूरे मैच के दौरान जो पोर्चुगल जो है वो एक टीम की तरह से नजर आई और ये एक किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी वजह बनती है। बिल्कुल, तो अपने आलोचकों को यहाँ पर सीधे तौर पर रोनाल्डो ने यहाँ पर उनको शांत कर दिया, लेकिन साथ ही गौरव जिस तरह से क्रोएशिया की जीत रही, आखिरी मोमेंट पे जीत के साथ उसने अपनी जो दावेदारी है वो अभी भी बरकरार रखी हुई है। अगला मुकाबला जो है वो कोलंबिया के खिलाफ है। कोलंबिया के लिए कह सकते हैं कि राउंड ऑफ 32 में टीम पहुंच चुकी है, तो ऐसे में उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये रहेगा कि सामने पोर्चुगल होगी, तो पोर्चुगल पे कहीं ना कहीं ये दबाव होगा कि वो जिस तरह से कांगो के खिलाफ उन्होंने गलती की थी वो गलती जो है वो कोलंबिया के खिलाफ ना करे और कम से कम वहां पे जीत दर्ज करके अपने आप को एक कहना पड़ेगा कि ग्रुप के से कौन सी टीम जो है वो टॉप करेगी, इस बात का जो है फैसला है वो भी हो जाएगा। जय बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। रोनाल्डो और मेसी का वर्ल्ड कप फीवर में धमाल जारी। बात करें भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने की तो FIH प्रो लीग में पाकिस्तान को 4-0 से हराकर 10 साल का दबदबा उन्होंने कायम रखा है। पिछले 10 वर्षों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हॉकी मैच नहीं गंवाया। प्रो लीग की तालिका में आखिरी स्थान पर काबिज पाकिस्तान ने 8वें मिनट में ही नदीम अहमद के गोल के दम पर बढ़त बना ली। भारत के लिए दूसरे क्वार्टर में 22वें मिनट में अभिषेक ने फील्ड गोल कर बराबरी दिलाई और 24वें मिनट में नीला कांता शर्मा ने पेनल्टी कॉर्नर तब्दील कर बढ़त दिला दी। तीसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह ने और चौथे क्वार्टर में राजिंदर सिंह ने गोल कर भारत को 4-1 से आगे कर दिया। हालांकि अंतिम पलों में पाकिस्तान ने 2 गोल कर हार के अंतर को कुछ कम कर दिया। भारत को अब शुक्रवार को मेजबान इंग्लैंड से खेलना है।
लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के तौर पर 2 खराब सत्र के बाद ऋषभ पंत के वेतन में 12 करोड़ रुपए की भारी कटौती के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वापसी हो रही है। दिल्ली कैपिटल्स के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव के साथ हुई एक हाई प्रोफाइल ट्रेड में पंत 15 करोड़ रुपए में अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी में वापस आ गए हैं। एलएसजी ने आईपीएल 2025 से पहले हुई बड़ी नीलामी में उन्हें 27 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम में खरीदा था, जो लीग के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रकम थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। हिमाचल के वो कौन से हैं गांव जिन्होंने जीता है राष्ट्रीय पुरस्कार? झारखंड की किस पंचायत ने पेश की महिला सुरक्षा और समावेशी विकास की नजीर? और आपको दिखाएंगे कि कैसे बाया नदी हो उठी है पुनर्जीवित। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इस हफ्ते डिफेंस डायनेमिक्स में रूस के कम लागत वाले स्टेल्थ फाइटर चेकमेट से लेकर भारत के एमका विजन तक क्यों नई दिल्ली इंपोर्टेड 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बजाय तकनीकी आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। कैसे जोरावर लाइट टैंक एक पूर्ण उच्च ऊंचाई युद्धक इकोसिस्टम में विकसित हो रहा है और आईएनएस दुनागिरी की शानदार वापसी विदेशी फ्रिगेट्स पर निर्भरता से स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोतों तक भारत की यात्रा का एक सशक्त प्रतीक। देखिए पूरा एनालिसिस इस शनिवार शाम 7 बजे केवल डीडी न्यूज पर। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और आइए देखते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या है खास। एक दिन एक उत्सव में आज जहां हिमालय की ऊंचाइयां हैं, बौद्ध आध्यात्म की गूंज है और सदियों पुरानी मठ परंपरा की अनुपम विरासत है। लद्दाख की सुरमय वादियों से में सिंधु नदी के तट पर स्थित विश्व प्रसिद्ध हेमिस मठ एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक रंगों से आलोकित हो उठा है। गुरु पद्म संभव को समर्पित हेमिस फेस्टिवल लद्दाख की जीवंत बौद्ध परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। देखिए हिमालयी आध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी ये विशेष प्रस्तुति। प्रार्थना ध्वजों से सजा मठ परिसर, बौद्ध मंत्रों की गूंज और पारंपरिक परिधानों में सजे श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हेमिस फेस्टिवल का स्वरूप कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। लेह से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित हेमिस मठ लद्दाख के सबसे बड़े और समृद्ध बौद्ध मठों में गिना जाता है। द्रुकपा कग्यू परंपरा से जुड़े इस मठ का वर्तमान स्वरूप 17वीं शताब्दी में लद्दाख के राजा सेंगगे नामग्याल के संरक्षण में विकसित हुआ, जबकि इसकी आध्यात्मिक परंपरा लगभग 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। तिब्बती पंचांग के 5वें महीने की 10वीं तिथि को मनाया जाने वाला यह उत्सव गुरु पद्म संभव के जन्मोत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में उन्हें दूसरे बुद्ध के रूप में सम्मान दिया जाता है। माना जाता है कि गुरु पद्म संभव ने हिमालयी क्षेत्रों और तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि यह उत्सव साधना, श्रद्धा और गुरु परंपरा के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण होता है पारंपरिक छम मुखौटा नृत्य।
रंगीन रेशमी वेशभूषा और विशेष मुखौटों से सुसज्जित भिक्षु ढोल, झांझ और पारंपरिक वाद्यों की धुनों पर इन नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार यह नृत्य नकारात्मक शक्तियों के शमन और बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक इस अद्भुत आध्यात्मिक दृश्य के साक्षी बनते हैं। हेमिस फेस्टिवल केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान, बौद्ध विरासत और हिमालयी जीवन दर्शन का उत्सव है। यहाँ अध्यात्म, कला और परंपरा एक साथ जीवंत उठते हैं और गुरु पद्म संभव की शिक्षाएं आज भी शांति, करुणा और आत्मबोध का संदेश देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की सांस्कृतिक विविधता का कितना खूबसूरत उदाहरण। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।